नमस्कार, स्वागत है। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में मैं हूं अजय प्रकाश। आज मैं बात करूंगा बिहार की। और जब भी बिहार के बारे में बात होती है तो एक तरह की मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं। एक तरफ तो बिहारी लोग हैं जो बहुत ही मेहनती हैं, अपना घर बार छोड़ के हजारों मील दूर आके वो काम करते हैं केवल इसलिए कि पीछे अपने परिजनों को वो पैसे भेज पाएं और वो ढंग से दो वक्त की रोटी खा पाएं। और दूसरी तरफ बिहार राज्य है जहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं। वो एक तरह से जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉस्ट इन स्पेस एंड टाइम, समय में कहीं वो खो चुका है। पिछले 50-60 साल में बिहार जहाँ था वहीं है, बल्कि और भी वहाँ पे चीज़ें खराब होती गई हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, चलिए देखते हैं आज के कार्यक्रम में। पिछले महीने नीतीश कुमार जी ने ये घोषणा की कि वो बिहार में कास्ट सेंसस कराने जा रहे हैं। अब ये बात बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन नीतीश कुमार जी अड़े रहे और उन्होंने एक मल्टी पार्टी मीटिंग में ये अप्रूवल ले लिया। बीजेपी की स्टेट यूनिट को जबरन ही नीतीश कुमार का साथ देना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा इस वक्त नहीं है। पिछला चुनाव बिहार में 2020 नवंबर में हुआ था। हम करीब करीब आज मिडवे हैं, लेकिन बिहार में अगले चुनाव जो कि 2025 में होना है उसकी एक तरह से तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार में 243 सीटें हैं असेंबली में। मेजॉरिटी के लिए 122 सीटें चाहिए। एनडीए के पास 127 एमएलएज हैं, जिसमें बीजेपी के 77 और जेडीयू के 45। दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई थी, 80 सीट्स थी उनके पास। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य के पास 20 सीटें हैं। तो चुनाव के बाद बीजेपी बहुत ही मुश्किल स्थिति में आई, क्योंकि अगर वो नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते तो वो महागठबंधन के साथ जुड़कर वो चीफ मिनिस्टर फिर भी बन जाते और एक बहुत स्ट्रांग अपोजिशन बीजेपी के लिए खड़ा हो जाना था। और इस स्थिति का फायदा पूरी तरह नीतीश कुमार आजकल उठा रहे हैं। वो किसी भी राजनीतिक इनिशिएटिव जो बीजेपी की तरफ से आता है उस पर टिप्पणी जल्दी से नहीं करते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का इशू रहा हो या फिर अग्निपथ स्कीम की बात रही हो। नीतीश कुमार ने एक इनडिफरेंट सा एटीट्यूड बीजेपी के लिए बना रखा है, लेकिन अपनी इस मांग पर कि वो कास्ट सेंसस करना चाहते हैं वो अड़े रहे। और इस कास्ट सेंसस को अगर हम लोग समझ लें तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आज बिहार इस गंभीर स्थिति में क्यों है। ऐसा समझ लीजिए कि 2025 की राजनीतिक जंग आज से ही छिड़ चुकी है। एक सीधी सी अर्थमेटिक है। नीतीश कुमार जी 45 एमएलए लेकर वहां के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीजेपी के पास 77 एमएलए हैं, उधर गठबंधन में 90 एमएलए हैं। उन्हें हमेशा अपना चीफ मिनिस्टरशिप खतरे में नजर आती है। और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये बात तो तय है कि 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। बीजेपी की नज़र हमेशा से जो वोट बैंक है नीतीश कुमार जी का उस पर नज़र लगी रहती है। और वहाँ से अगर वो 15-20 एमएलए खींच लाएंगे तो अगले बार बीजेपी को पावर में आने के एक अच्छे चांसेस बन जाएंगे। और यही बात नीतीश कुमार जी को अंदर ही अंदर सता रही है। इसीलिए उन्होंने ये एक चाल चली है कास्ट सेंसस की। जातिवाद की दृष्टि से बिहार बहुत ही बदनाम राज्य है। जितना ज़्यादा यहाँ की सोसाइटी जातिवाद में फंसी हुई है, शायद ही कोई अन्य राज्य इसका मुकाबला कर सकता है। और जब सोसाइटी जाति पर डिवाइड हो जाए तो राजनीतिक दल तो उसका फायदा उठाएंगे ही। बिहार में जातिवाद दंगों का एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले 50 सालों में करीब 100 से ज़्यादा ऐसे दंगे हुए हैं जो कि रिकॉर्ड किए गए हैं और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं।
दंगे ज्यादातर अपर कास्ट वर्ग के लोगों के और दलितों के बीच, यानी कि शेड्यूल कास्ट और दलित, उनके बीच में होते आए हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखा रहा हूँ। अगर आपको पूरा डेटा चाहिए तो लिंक यहाँ पे नीचे मैंने दे रखा है। जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं, विक्टिम्स हमेशा गरीब, शेड्यूल कास्ट और दलित ही रहे हैं। ये 1982 से एक टेबल है। यहाँ भी अपर कास्ट और शेड्यूल कास्ट और दलितों के बीच में ही दंगे हुए हैं। ये लास्ट का टेबल है 1999 से 2001 तक। यहाँ पे भी अपर कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के बीच में ही दंगे होते आए हैं। जो आखिरी रिकॉर्डेड कास्ट वॉर का जो डेटा मिला है वो 2013 का रोहतास राइट्स के बारे में है, जिसमें 50 लोग मारे गए थे। ये दंगे हुए थे राजपूत और दलितों के बीच में। और 2014 से राजनीतिक स्थिति देश की बदल गई है। उसके बाद से कोई ऐसे दंगे रिकॉर्डेड नहीं हैं। जाति मत गणना अंग्रेजों के ज़माने में होती थी। आखिरी कास्ट सेंसस 1931 में हुआ था। उसके बाद 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस किया गया था यूपीए सरकार के द्वारा, लेकिन उसका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया था। मोदी सरकार जब आई 2014 में, तो उन्होंने कास्ट डेटा को सप्रेस करके बाकी डेटा छाप दिया था, वो पब्लिश किया गया था। जाति मत गणना कराने में बहुत सारे इश्यूज हैं। उधर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि अगर उन्हें जातियों का सही पता चल जाए तो उनके लिए वो एक टेलर मेड सोल्यूशन बना सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी का और अन्य बेनिफिट्स का। और उधर बीजेपी के जो चिंताएं हैं वो ये है कि जब ये नंबर्स कास्ट सेंसस के बाहर आएंगे और कहीं पे कोई कास्ट बढ़ेगी कोई घटेगी, तो उससे दोबारा से जातिवाद दंगे फिर से शुरू हो सकते हैं। और दूसरा ये भी है, जो बहुत ही सही बात है, कि कभी ना कभी हम लोगों को जातिवाद जो सिस्टम है उसको ख़त्म भी करना है। लेकिन सेंसस तो एक तरह से जातिवाद को बढ़ोतरी ही देता है। बीजेपी ने जो बिहार के कास्ट सेंसस के लिए कुछ राइडर्स लगाए हैं, वो एक तो रोहिंग्या, मुसलमान, बांग्लादेशी और फेक आइडेंटिटी वालों को अलग रखने के लिए कह रहे हैं। लेकिन एक और बहुत ही जो सही चीज़ है उसमें ये है कि जो 2011 का सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था उसमें 4.5 लाख कास्ट के करीब निकल के आई थी, जबकि बीजेपी के मुताबिक उन्होंने एक एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे देश में केवल 3,747 कास्ट हैं। तो जब आप कास्ट सेंसस करोगे तो किस लेवल पे जाके रुकोगे ये भी क्लैरिटी नहीं है। कास्ट, सब कास्ट, उसके नीचे भी कास्ट, कहाँ पे ये जाके रुकेगा। और अगर आप सब 4.5 लाख जातियों को खुश करने में लग गए तो उस राज्य का क्या बनेगा। बिहार की जनसंख्या इस वक्त करीब 12,88,00,000 से ऊपर है। बिहार के बारे में एक और ख़ास चीज़ ये है कि वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स का जो प्रतिशत है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि वहाँ पर अन्य माइनॉरिटीज़ न के बराबर ही हैं। एक नज़र बिहार के कास्ट डेमोग्राफिक्स पर। यहाँ बिहार में 33 बैकवर्ड कास्ट डिफाइंड हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट 113 हैं। शेड्यूल कास्ट 22, जिसमें दलित्स और महादलित्स आते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स 29 और जनरल कास्ट यानी कि अपर कास्ट 7। इसमें भूमिहार जो कि लैंडलॉर्ड्स हैं, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, बरनवाल, ठाकुर और जाट लोग अपर कास्ट में गिने जाते हैं। लालू यादव तो ओबीसी कैटेगरी से आते ही हैं। साथ में नीतीश कुमार जी भी जो कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं वो भी ओबीसी कैटेगरी के ही हैं। अब नीतीश कुमार जी बैकवर्ड कास्ट से होते हुए भी उन्होंने अलायंस किया है बीजेपी के साथ, जो कि एक उच्च वर्ग पार्टी मानी जाती है। लेकिन उन्हें ये डर बना हुआ है
कि बीजेपी उनका ओबीसी का जो वोट बैंक है वो उसको ख़त्म करने में लगी हुई है। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो अगले फिगर से बिल्कुल ही साफ हो जाती है। इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये दर्शाता है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कितने एमएलएज इस वक्त असेंबली में हैं और कितने प्रतिशत किस कम्युनिटी से आते हैं। तो ये नीला बार जो है वो ओबीसी कैटेगरी दर्शाता है, जो ब्राउन है वो अपर कास्ट के कैटेगरी है, ग्रे शेड्यूल कास्ट, पीला शेड्यूल ट्राइब और लाइट ब्लू मुस्लिम्स, तीस लास्ट में अनआइडेंटिफाइड है हरा रंग। तो अगर आप जेडीयू और बीजेपी देखें, जेडीयू के करीब करीब 50% एमएलएज वो ओबीसी के हैं और बीजेपी में इस वक्त करीब 37% ओबीसी कैटेगरी के हैं। आरजेडी के भी लगभग 50% ओबीसी से हैं। सबसे कम कांग्रेस में है जो करीब 10% है। बीजेपी के सबसे ज़्यादा एमएलए अपर कास्ट से हैं जो यहाँ पे ब्राउन लाइन से में दिखाया गया है। उसके बाद अपर कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा कांग्रेस में है, लेकिन उनका नंबर इस वक्त काफ़ी कम है। तो जेडीयू को डर ये है कि बीजेपी अगर अपना ओबीसी कैटेगरी बढ़ाता है तो उनका यहाँ पर ये कम हो जाएगा, इधर आ जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार आगे चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। एक और ख़ास बात है कि इस वक्त बीजेपी और जेडीयू में मुस्लिम एमएलएज एक भी नहीं है, वो केवल आरजेडी और कांग्रेस में है। तो नीतीश कुमार जी ये चाहते हैं कि ये ओबीसी ईबीसी कैटेगरी को इतना डाइसेक्ट कर दें, यहाँ पे कई कैटेगरीज आ जाएं जिनसे वो उनके लिए कुछ ना कुछ चुनाव से पहले करें कि वो वोट उन्हीं के पास रहे या जेडीयू का वोट बैंक बढ़ जाए, बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरी तरफ वो ये भी सोचते हैं कि यादव वोट बैंक वो तो आरजेडी के साथ बना ही रहेगा। तो इस स्केल पर प्लानिंग करने के लिए समय तो लगेगा ही, इसलिए ये आने वाले 2.5 साल में वो ये सारा काम करना चाह रहे हैं। अब इस सब के बीच में जो बिहार की गरीब जनता है वो पिस रही है, तो वो क्या करें? वो उठ के दूसरे राज्यों में अपना काम ढूंढने निकल जाते हैं। इस वक्त यूपी के बाद बिहार ही वो राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा लोग राज्य के बाहर नौकरी ढूंढने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस वक्त 1 करोड़ से ऊपर बिहारी युवक दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं तो 55% ने बताया वो वहाँ पर काम के सिलसिले में आए हुए हैं। अगर इंडिया एवरेज लें माइग्रेशन का तो 24% लोग ही इंडिया लेवल पर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। तो बिहार की हालत काफ़ी ख़राब है जहां पर दुगने से ज़्यादा लोग इंडिया के कंपेयर में बाहर जा रहे हैं। और CMI का जून के डेटा के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी का रेट बिहार का 14% है। हालांकि हरियाणा और राजस्थान दोनों इससे ज़्यादा है, करीब 30% के। लेकिन हरियाणा और राजस्थान में लोग राज्य छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वो रोजगार के साधन वहीं पर ही ढूंढते हैं। और चलते चलते जल्दी से मैं बिहार का परफॉर्मेंस डैशबोर्ड आपको दिखाता हूँ। किसी भी राज्य की जीडीपी या पर कैपिटा जीडीपी बहुत कुछ बताती है। बिहार की पर कैपिटा जीडीपी 2020 में 46,292 रुपये थी, जबकि गोवा जो सबसे ऊपर लिस्ट में है उसकी पर कैपिटा जीडीपी 4,36,000 रुपये के करीब थी। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा जीडीपी भी बिहार से 1.5 गुना ज़्यादा थी। कुछ पैरामीटर्स मैंने आरबीआई की स्टेट रिपोर्ट से लिए हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं बिहार को कंपेयर कर रहा हूँ इस कॉलम में इंडिया एवरेज से। और अगर कोई पुराना डेटा है जैसे 1951 का तो वो मैं इन 2 कॉलम्स में लिख रहा हूँ। अगर वो बॉक्स लाल है इसका मतलब वो इंडिया एवरेज से वो रेशियो या वो वैल्यू बहुत ही खराब है। जैसा कि सेक्स रेशियो
फीमेल्स पर 1000 मेल बिहार में आज भी 918 है, जबकि ऑल इंडिया फिगर 943। लिटरेसी रेट बिहार में 61.8 है, इंडिया का करीब करीब 73% है। एनरोलमेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी यानी कि 11वीं और 12वीं क्लास में बिहार सबसे नीचे है पूरे इंडिया में। पॉपुलेशन डेंसिटी में इंडिया से ये करीब करीब 3 गुना ज़्यादा है। बर्थ रेट यहाँ पे 26.2 है कंपेयर टू 20 पर 1000 जो कि इंडिया एवरेज है। तो यहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं बाकी देश के मुकाबले में। इन्फेंट मॉर्टेलिटी इंडिया के बराबर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया रेट के बराबर है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जैसा मैंने दिखाया यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। और इन्हीं कारणों की वजह से जो नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इंडेक्स है उसमें बिहार लगातार 3 वर्षों से आखिरी स्थान पर बना हुआ है, जिसका स्कोर 52 है, जबकि केरला सबसे टॉप पर हमेशा रहता है जो कि 75 है। तो ये एक राज्य है जो केवल जाति और केवल जाति के बेस पर ही चल रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे कि आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि वहाँ का युवक पहली चीज़ निकल के दूसरे प्रदेशों में जा रहा है जहाँ पे ऑलरेडी नौकरियाँ इतनी ज़्यादा नहीं हैं। तो जहाँ वो जाते हैं वहाँ पे भी एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है लोकल और नॉन लोकल्स के बीच में। दूसरी चीज, जब ये युवक इतनी दूर आते हैं तो इनके अंदर भी एक डिस्ट्रेस की फीलिंग आ जाती है। वो इतना दूर रहते हैं और इतना कम कमाते हैं कि वो अपने घर वालों से साल भर अलग ही बने रहते हैं। और एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है, बिहार एक नेट इंपोर्टर ऑफ रेवेन्यू है। मतलब कि बाकी राज्य जो कमाते हैं वो बिहार में खर्च किया जाता है, क्योंकि सेंट्रल स्कीम्स जितनी भी हैं वो पॉपुलेशन के बेस पर डिसबर्समेंट होता है। तो सबसे बड़ा हिस्सा यूपी बिहार जैसी जगह में चला जाता है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कोई नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।